चलिए अपनी कंपनी पर चलते हैं। प्रवीण के पिज़्ज़ा। अब आप बोलेंगे कि प्रवीण के पिज़्ज़ा क्या बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ताला लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रवीण के पिज़्ज़ा कभी खुली नहीं थी तो बंद कैसे होगी? यहाँ तो हम एक उदाहरण के लिए इसे समझ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फ्राइडेज़ फंडा में हम फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। हम एक छोटा सा विषय ले लेते हैं और उसे उदाहरण के द्वारा सरल भाषा में रोचक तरीके से समझ लेते हैं। हम इस विषय की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और उसी के द्वारा हम फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आज का विषय है बुक वैल्यू। तो हम बुक वैल्यू को 4 भागों में समझेंगे। तो पहले भाग में हम समझेंगे कि बुक वैल्यू क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और दूसरे भाग में हम समझेंगे कि बुक वैल्यू से हम स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और तीसरे भाग में हम समझेंगे मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप और बुक वैल्यू में अंतर क्या है, और चौथे भाग में हम समझेंगे कि बुक वैल्यू का उपयोग में लाके हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। हम ये कैसे समझते हैं कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और किस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स मतलब जो कंपनी के आज के एसेट्स हैं, और टोटल लायबिलिटीज़ मतलब जो कंपनी की आज की लायबिलिटीज़ हैं, मतलब कितनी देनदारी है। तो बुक वैल्यू के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। तो चलिए इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि कंपनी में आज ताला लग जाता है, तो कंपनी में जब ताला लग जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो बुक वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कंपनी के पास आज कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब बिल्डिंग हो सकती है, कुछ इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, कई तरह की अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर हम उन एसेट्स को बेच देते हैं तो हमारे पास कुछ कैश आ जाएगा, परंतु उसके बाद भी हमारी कुछ देनदारी होगी, कंपनी की देनदारी होगी। तो कंपनी की देनदारी चुकाने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि कंपनी के एसेट्स 1000 रुपये के हैं और कंपनी में ताला लग जाता है। तो कंपनी में जब ताला लग जाता है तो हम वो 1000 रुपये के एसेट्स बेच देते हैं और हमको 1000 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन हमारी देनदारी भी है, तो देनदारी हमारी 400 रुपये की है। तो हम देनदारों को 400 रुपये दे देते हैं और बाकी बचे 600 रुपये हमारी बुक वैल्यू है। चलिए आगे एक उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए अपनी कंपनी पर चलते हैं। प्रवीण के पिज़्ज़ा। अब आप बोलेंगे कि प्रवीण के पिज़्ज़ा क्या बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ताला लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रवीण के पिज़्ज़ा कभी खुली नहीं थी तो बंद कैसे होगी? यहाँ तो हम एक उदाहरण के लिए इसे समझ रहे हैं। चलिए समय नहीं नष्ट करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रवीण के पिज़्ज़ा के पास कुछ एसेट्स हैं। मान लेते हैं एसेट्स की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और कुछ लायबिलिटीज़ हैं 40 लाख रुपए। तो अगर हमें अब बुक वैल्यू निकालनी हो तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे। तो अगर हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो ये आ जाएगा 60 लाख। तो बुक वैल्यू सिर्फ इतना ही है कि लायबिलिटीज़ को एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एसेट्स लिख देते हैं, यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ लिख देते हैं। तो प्रवीण के पिज़्ज़ा के पास कुछ उपकरण हो सकते हैं, जैसे कि ओवन हो सकता है, कुछ बर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाने पीने का सामान हो सकता है, जैसे कि मसाले हो सकते हैं,
प्याज हो सकते हैं, टमाटर हो सकते हैं और कई अन्य तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो हर एक की कुछ वैल्यू होगी। मान लेते हैं ओवन 1,00,000 रुपए का है, यूटेंसिल्स 50,000 रुपए के हैं, स्पाइसेस जो स्टोर में पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू 5,000 रुपए की है, प्याज की वैल्यू 1,000 रुपए की है और टमाटर की वैल्यू भी 1,000 रुपए की है। इसी तरह से कुछ लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रवीण के पिज़्ज़ा की कुछ देनदारी हो सकती है। जो वेंडर्स हैं उन्होंने कुछ सप्लाई किया था, जैसे कि स्पाइसेस दिए थे, अनियन दिया था, टोमेटो दिए थे, तो कुछ उधारी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि 20,000 रुपये की उधारी है। इसके अलावा हो सकता है कि प्रवीण के पिज़्ज़ा ने बैंक से कुछ लोन लिया हो, शॉर्ट टर्म डेट लिया हो, लॉन्ग टर्म डेट लिया हो। तो मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का डेट लिया हुआ है। तो हम इसका टोटल करेंगे और इधर इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा 1,57,000 रुपये और इसका टोटल आ जाएगा 70,000 रुपये। तो जब हम माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 1,57,000 माइनस 70,000, तो ये आ जाएगी 87,000 रुपये। तो अब आप बोलेंगे ये 87,000 और ये 60 लाख, क्या चक्कर है, क्या मामला है? मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, मामला तो कुछ गड़बड़ है। यह तो हमने सिर्फ उदाहरण लिया था, एक आसान सी कैलकुलेशन करी है, तो इस पे आप ज़्यादा मत जाइए, ज़्यादा मत सोचिए इसको। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं और समझ लेते हैं कि एसेट्स में क्या क्या आता है और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसेट्स लिख देते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले आ जाता है करेंट एसेट्स और दूसरा नंबर आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। और फिक्स एसेट में आ जाता है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग्स, और इसी तरह से लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो लाइबिलिटीज़ में आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं अकाउंट पेएबल्स, टैक्सेस और शॉर्ट टर्म डेट। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल है लॉन्ग टर्म डेट। अब जल्दी से इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब है जो आपकी कंपनी की लेनदारी है, कि जैसे कि पप्पू पान वाले ने आपको 100 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। अब आप बोलेंगे 100 पिज़्ज़ा का भी कोई ऑर्डर देता है? पर पप्पू पान वाले के घर बच्चे का जन्मदिन था और उसने बड़ी पार्टी रखी थी, तो इसलिए उसने 100 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। लेकिन उसने बोला कि आप 100 पिज़्ज़ा भिजवा दीजिए, मैं पैसे बाद में देता हूँ। तो मैंने 100 पिज़्ज़ा भिजवा दिए। तो एक पिज़्ज़ा का दाम था 500 रुपये। तो 500 × 100 मतलब 50,000। तो हमारी 50,000 रुपये की लेनदारी है। तो इसके अलावा इन्वेंट्रीज जैसे हमने बात करी कि प्याज हैं, टमाटर हैं, मसाले हैं और भी अन्य कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कंज्यूमेबल हैं, जो डे टू डे यूज़ में आते हैं, तो वो इन्वेंट्रीज हो गई। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि हमारे गले में कितना पड़ा है, हमारे पास कितना कैश है। तो मान लेते हैं गले में 1 लाख पड़ा है, उसके अलावा हमने बैंक में एक एफडी करवाई हुई है, 2 लाख रुपए की एफडी करवाई हुई है। तो ये हो जाते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स।
ये भी हो सकता है कि प्रवीण के पिज़्ज़ा ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो स्टॉक को ख़रीदा हुआ है, तो वो भी हम कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में ही लेंगे, उसकी भी एक वैल्यूएशन होगी और वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, जैसे हमने ओवन की बात करी थी, यूटेंसिल्स की बात करी थी, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इसकी कुछ वैल्यूएशन होगी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स होंगी। अगर प्रवीण के पिज़्ज़ा ने एक प्लॉट ख़रीदा हुआ है और उस पर अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो उसकी वैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग्स में आ जाएगी। परंतु ये भी हो सकता है कि प्रवीण के पिज़्ज़ा ने लैंड एंड बिल्डिंग में कोई निवेश नहीं किया हो, एक किराए की जगह ले ली है और उसी से रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, तो उस केस में फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी जो आपकी देनदारी अभी की है, आने वाले कुछ महीनों में है, इसी साल में है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको अभी कुछ महीनों में नहीं चुकानी है, आने वाले समय में चुकानी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है अकाउंट पेएबल्स। अकाउंट पेएबल्स मतलब जिनसे हमने माल ख़रीदा हुआ है, जो हमारे वेंडर्स हैं, उनको हमको पेमेंट करनी है। तो जैसे कि हमने टमाटर खरीदे, प्याज खरीदे, मैदा खरीदा या कुछ और नई चीज़ें खरीदी, तो उनके जो वेंडर्स हैं उनको हमको पेमेंट करनी है, तो वो हो जाते हैं अकाउंट पेएबल्स। उसके बाद आ जाते हैं टैक्सेस। हो सकता है कि कुछ टैक्सेस हैं जो हमारी तरफ से पेंडिंग हैं, या हमारे को कोई नोटिस आ गया है जो हमको टैक्स देना है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म डेट, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लोन। मान लेते हैं कि हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और वो वर्किंग कैपिटल लोन है, तो बैंक उसको कभी भी वापस मांग सकता है या हम भी कभी भी बैंक को वापस दे सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। जैसे कि हमने अगर प्लॉट खरीदा हुआ है, तो प्लॉट खरीदने के लिए मान लेते हैं कि हमने 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो वो 50 लाख रुपए का लोन लॉन्ग टर्म डेट है जो हमको अगले 15-20 वर्षों में चुकाना है। तो इस तरीके से हमारी एसेट्स हो जाती हैं और लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। और जब हमारे पास इनकी कैलकुलेशन आ जाती है, तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देते हैं और उससे हमारी बुक वैल्यू निकल जाती है। तो ये था भाग 1। तो इस भाग में हमने बुक वैल्यू क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, इसकी चर्चा करी। तो अगले भाग में हम समझेंगे कि बुक वैल्यू से हम स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं तो ज़ोर से थम्स अप दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्ते और धन्यवाद।